हे गाइस वेलकम टू टुडे आई एम बैक विद अनदर वीडियो। जैसे आप लोग वीडियो का टाइटल देख पा रहे होंगे कि एनसीईआरटी बेस्ड जो पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं या फिर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हो कि बहुत सारे एग्जामों की डेट आने लगी है और बच्चे चाहते हैं कि उनका क्या हो, एक रिवीजन हो जाए और एक स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन, अच्छी प्रिपरेशन बन पाए। तो उसी के लिए मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्नों को लेके आया हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, 10,000 प्लस क्वेश्चंस करेंगे। और सिर्फ हम ये ऐसे नहीं करेंगे कि मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा और उसके साथ आपको सिर्फ आंसर बता दूंगा। हम इस तरह से पढ़ाई नहीं करेंगे। हम हर क्वेश्चन के साथ जो उससे जुड़ी हुई चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट को हम कवर अप करते हुए चलेंगे, ताकि आपके एक क्वेश्चन में ही आपके 3-4 क्वेश्चंस क्या हो जाएं, बन जाएं। ओके ना। तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, रेलवे ग्रुप डी की, आरआरबी, एनटीपीसी, सीबी2 की तैयारी कर रहे हो, यूके ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर यूके पीसेस के लोअर पीसेस, अपर पीसेस की तैयारी कर रहे हो, कोई भी ग्रुप सी एग्जाम, किसी भी स्टेट की ग्रुप सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अगर आप लोग हमसे नहीं जुड़े हुए हैं तो आप लोग सबसे पहले यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमसे जुड़े हुए रहें। और दूसरी चीज़, टेलीग्राम पे जो पीडीएफ वगैरह, जो भी नोटिफिकेशन, जॉब नोटिफिकेशन वगैरह हम शेयर करते रहते हैं। तो उस चीज़ों को से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से, और वहाँ पे जाके टाइप किए UKPSC 11। और जो हमारा मेन चैनल है टेलीग्राम पे वो है AJ टुडे, सी टाइप करिए तो आप हमें, हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। अगर आपको जुड़ने में, हमसे जुड़ने में कोई भी दिक्कत है तो आप हमें, मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9045844523 पे। आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। तो ज़्यादा डिले, विदाउट मच डिले स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो श्री भागवत गीता, आप भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो देखो, अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? जॉन विलंकन्स ने किया था। ठीक है, जॉन विलंकन्स ने किया था। ठीक है ना, जॉन विलंकन्स ने किया था। कब किया था? 1785 में किया था। ठीक है, 1785 ईस्वी में किया था। किसके टाइम पे? उस समय हमारा गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको याद रखना है, उस समय 1785 के टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हास्टिंग। वॉरेन हास्टिंग क्या था उस समय? गवर्नर जनरल था। ठीक है, अब गवर्नर जनरल था आपका वॉरेन हास्टिंग। और वॉरेन हॉस्टिंग जो था वो भगवत गीता से, है ना, आपकी जो भगवत गीता था उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। ठीक है ना, बहुत ज्यादा प्रभावित था। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो बहुत ज्यादा प्रभावित था। और उसने उसने क्या किया था, जॉन विलिंकिंस को क्या किया था, रिक्वेस्ट की थी कि आप जो भगवत गीता को है उसका क्या करिए, अंग्रेजी अनुवाद कीजिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? जॉन विलिंकिंस ने किया था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था आपका? तो वॉरेन हॉस्टिंग था। ओके। और कब किया था इसने भागवत गीता अंग्रेजी अनुवाद? किया था 1785 ईस्वी में इन्होंने किया था। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपसे पूछी जाती है। पहला, किसने किया था? दूसरा, कब किया था? तीसरा, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आप ये बातें याद रखेंगे। ठीक है ना। और ये पहला यूरोपियन था, द फर्स्ट यूरोपियन। ठीक है, यूरोपियन, फर्स्ट यूरोपियन था जिसने भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। तो ये तीन क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आप ये तीनों की तीनों चीजें याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। लोहा व रक्त नीति की अपनाने वाला भारतीय सुल्तान कौन था? तो ये बलबन था। आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। ठीक है, तो आपको याद रखना है बलबन। तो बलबन, बलबन ने कौन सी नीति चलाई थी आपकी? ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी चलाई थी। और क्या क्या पूछे जाते हैं? तो सबसे पहले पूछा जाएगा ब्लड और आयरन पॉलिसी, लोहा और रक्त की नीति किसने चलाई थी? बलबन ने चलाई थी, पहली चीज। दूसरी चीज जो आपको याद रखें, जो बलबन ने चलाया था वो पैबोस, पैबोस एंड सिजदा। पैबोस एंड सिजदा। पैबोस सर झुकाना आप जानते हैं, और पैरों को चूमना। ठीक है ना, पैबोस होता है सर झुकाना और पैरों को चूमना। ये इसने स्टार्ट किया था। किसने? पैबोस और सिजदा किसने स्टार्ट किया था? बलबन ने स्टार्ट किया था। तीसरी चीज आपको ये याद रखना है कि जिल ए इलाई, ठीक है, जिल ए इलाई, जिल ए इलाई भी किसने स्टार्ट किया था? बलबन ने ही किया था। इसका इसका जिल ए इलाई का मतलब होता है नियबत ए खुदाई। ठीक है, नियबत ए खुदाई, खुदाई, नियबत ए खुदाई। इसका मतलब क्या है हिंदी में? अगर मैं बात करूं तो मैं ही खुदा हूं। खुद को इसने क्या बोला था कि मैं ही खुदा हूं। ठीक है, मैं ही
खुदा हूं, तो सबके सब मेरे सामने क्या करेंगे, सिजदा करेंगे, मतलब सर झुकाएंगे। ठीक है ना, तो मैं ही खुदा हूं, ये किसने कहा था, ये भी बलबन ने कहा था। पैबोस और सिजदा किसने स्टार्ट किया था, बलबन ने किया था। पैरों को चूमना और सर झुकाना बलबन ने स्टार्ट किया था। इसने ही नियबत ए खुदा या जिल ए इलाही कहा था कि मैं ही खुदा हूं, तो मेरे सामने क्या करो, मेरे पैर चूमो और मेरा सिजदा करो। लोहा रक्त की नीति किसने चलाई थी, बलबन ने चलाई थी, ये भी आपको याद रखना है। चौथी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, एक पर्शियन पर्शियन एक त्योहार होता है, ठीक है ना, पर्शियन फेस्टिवल होता है जिसे हम नवरोज बोलते हैं, नवरोजा। ठीक है, नवरोजा चलाने वाला कौन शासक था, तो वो रखना है बलबन। ठीक है ना, और एक और चीज जो आपको याद रखना है, जो इल्तुतमिश ने क्या किया था, चालीसा का वो क्या था, चालीसा संगठन का निर्माण किया था, उसको खत्म करने वाला भी कौन था, तुर्कन तुर्कन ए चाह लगानी, मतलब जो चालीसा था, चालीसा। ठीक है ना, जो चालीसा का जो निर्माण था उसको खत्म करने वाला भी कौन शासक था, तो आपका बलबनी था, ये भी याद रखना। और इसने छठवीं चीज इसने क्या बोला था, जो उलेमास थे, ठीक ना, उलेमास जो थे उनके मिनिस्टर उनको क्या बोला था, जो धर्म गुरु थे, ये क्या थे, धर्म गुरु थे उलेमा। ठीक है ना, धर्म गुरु, उन धर्म गुरुओं को बोला था कि आप क्या करेंगे, आप कोई भी पॉलिटिकल अफेयर में कोई भी क्या नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप पॉलिटिकल अफेयर में कोई भी हिस्सा किस्सा या कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, जो भी ये करेगा, बलबन करेगा, जो भी पॉलिटिकल अपने शासन को चलाने के लिए, उसमें उलेमा धर्म गुरु कोई भी अपना अपना पॉलिटिकल अफेयर्स में हिस्सा नहीं लेंगे। तो बलबन का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या क्या रखना है बलबन से याद आपको, कि ब्लड आयरन पॉलिसी किसने चलाई, बलबन ने चलाई। पैबोसिस्ता किसने चलाया, बलबन ने चलाया। जिल ए इलाई नियबत ए खुदाई मैं हूं खुदा हूं किसने चलाया, बलबन ने चलाया। पर्शियन जो आपका एक फेस्टिवल होता है नवरोजा, वो किसने चलाया, बलबन ने चलाया। तुर्क ने चलेंगनी को खत्म किसने किया, चालीसा जो संगठन, जो चालीसा का संगठन ना, वो शुरू किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने किया था चालीसा संगठन का निर्माण, जिसको खत्म किसने किया था, आपका बलबन ने किया था। उलेमा धर्म गुरुओं को पॉलिटिकल अफेयर्स में हिस्सा ना लेने की सलाह किसने दी थी, बलबन ने दी थी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आपको ये सारे के सारे ध्यान रखने हैं। एक और चीज कई बार पूछी जाती है, अगर आप थोड़ा अच्छे एग्जामों को दोगे, जो सातवीं चीज आपको ध्यान रखनी है वो है दीवाने अर्ज, दीवाने ए अर्ज, ये भी शुरू किसने किया था, दीवाने अर्ज क्या है, एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था। ठीक है ना, मिलिट्री डिपार्टमेंट। ठीक है, जो आपका मिलिट्री डिपार्टमेंट था दीवाने अर्ज, ये भी शुरू किसने किया था, बलबन ने शुरू किया था, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है ना, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, ठीक है ना, बॉक्साइट, बॉक्साइट किसका क्या है आपका, एलॉय, सॉरी एलॉय नहीं, ओर बोलते हैं। ठीक है, ओर, यस मतलब ओर। तो बॉक्साइट किसका ओर है, तो वो आपका एल्यूमिनियम का। ठीक है, एल्यूमिनियम का क्या है आपका ओर है। ओर क्या होते हैं, जो मेटल्स रहते हैं ना, तो मेटल्स क्या होते हैं जब हमारी अर्थ में पाए जाते हैं, तो जो नेचुरल फॉर्म में जो पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम और। क्योंकि एकदम से हमें हमारे अर्थ में हमें एकदम से एल्यूमिनियम तो मिलेगा नहीं, वो मिलेगा ओर की फॉर्म में, फिर इसको रिफाइन के बनाया जाता है आपका वही मेटल एल्यूमिनियम। ठीक है ना, तो बॉक्साइट, तो बॉक्साइट किसका ओर है, एल्यूमिनियम का ओर है। सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, इंडिया में। अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, तो आपको याद रखना है ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा में आपसे ये एक प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा ये पूछा बॉक्साइट किसका ओर है, तो आपने बोला एल्यूमिनियम का है। तीसरी चीज आपसे पूछा जा सकता है एल्यूमिनियम के और कौन कौन से ओर होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है ना, एक तो आपको हो गया बॉक्साइट, ठीक है ना, एक हो गया बॉक्साइट, और ठीक है ना, और कौन से हो गए, तो होता है कोरोडम, और कौन सा होता है कोरोडम। जो जो इंपॉर्टेंट है नहीं पूछे जाते हैं उनसे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कोरोडम हो गया, सेरोलाइट हो गया, CRYOLIT, सेरोलाइट हो गया। ठीक है, जो जो आप पूछे जाते हैं, फ्लेस्पर हो गया। ठीक है, और आपका फ्लेस्पर हो गया, और एक काओलिन होता है, काओलिन। ठीक है,
बॉक्साइट, कॉरिडम, सेरोलाइट, फ्लेस्फर, कैलोइन। ठीक है, ये आपके क्या हैं, ओर हैं, किसके, ओर ऑफ एल्यूमिनियम। बॉक्साइट की फॉर्म में मिलता है, कोरोडम की फॉर्म में मिलता है, कैरोलाइट की फॉर्म में मिलता है, फ्लेस्फर की फॉर्म होता है, काउलिन की फॉर्म में होता है। फिर इनसे क्या हो जाता है, इनको रिफाइन करके आपका एल्यूमिनियम को अलग किया जाता है। ठीक है ना। और एक और ध्यान में रखना है आपको, एल्यूनाइट भी होता है, एल्यूनाइट। ठीक है, आप ज्यादा याद कर सको तो अच्छी बात है। अगर आप याद कर नहीं कर सकते, कुछ ही याद कर पा रहे हो, तो एक बॉक्साइट, कैरोडम और कैरोलाइट, ये तीनों आपको जरूर याद रखने हैं। ठीक है ना, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बॉक्साइट, कैरोडम और कैरोलाइट, दीज आर द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का क्या है, ये अयस्क है। ठीक है, सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है इंडिया में, ओडिशा में पाया जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है। ठीक है ना, वर्ण व्यवस्था आपको पता होना चाहिए, ये वैदिक सभ्यता से रिलेटेड है, वैदिक। ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। मैंने आपको ये वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ाई भी थी, मैंने आपको हिस्ट्री के जो लेक्चर प्रोवाइड कराए थे। ठीक है ना, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि वैदिक सिविलाइजेशन में ही आपकी वर्ण व्यवस्था आई है। ठीक है, और इसे ही हम क्या कहते थे, आर्यन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, आर्यन सिविलाइजेशन या वर्ण व्यवस्था किसकी देन है, आर्यन सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन की देन है। ठीक है ना। फिर हमने क्या कहा था, ये कैसी सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है ना, ग्रामीण सभ्यता थी ये एक। ठीक है, इस सभ्यता में गांव काऊ को सबसे ज्यादा क्या माना गया था, पवित्र माना गया था। ठीक है ना, गाय का सबसे ज्यादा पवित्र माना गया था। ये ग्रामीण सभ्यता थी, कौन सी, वैदिक सिविलाइजेशन ग्रामीण सभ्यता थी। काऊ को इसमें सबसे ज्यादा पवित्र माना गया था। ठीक है ना, और बाकी मैंने लेक्चर में आपको इसकी डिटेल दे रखी है, मगर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम देख लेते हैं। ठीक है ना। ठीक है, तो आपका इसमें जो नौवां मंडल था, है ना, नौवें मंडल में आपके केस की बात की गई है, वर्ण व्यवस्था की बात की गई है। ठीक है ना, वर्ण व्यवस्था की बात की गई है कि 4 वर्णों में आपका बटे होंगे। ठीक है ना, 4 वर्णों में आपके बटे होंगे। तो उसे बोला था हमने, क्या क्या बोला था, ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य और शूद्र। ठीक है ना, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में बटा होगा। और इसको किस मंडल में है, 9वें मंडल में। ठीक है ना, और ये कौन से किसके 9वें मंडल में है, तो ऋग्वेद के, है ना, ऋग्वेद के 9वें मंडल में। और ऋग्वेद सबसे पुराना क्या है, सबसे ओल्ड हमारा वेद है। ठीक है ना, सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद के ही 3rd मंडल में, तीसरे मंडल में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, गायत्री मंत्र मिलेगा, गायत्री मंत्र मिलेगा। और गायत्री मंत्र किसको डिनोटेड है, सावित्री देवी को। ठीक है ना, फिर आपसे पूछा जाएगा कि गायत्री सावित्री देवी को आ गया। ठीक है ना, और सूर्य भगवान। और तीसरे मंडल में, 9वें मंडल में आके पुरुष सूक्त किस में मिलता है, ये भी पूछ लेते हैं। पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त किस में आपके किस वेद में मिलता है, तो आपको याद रखना है, ये भी आपका ऋग्वेद में ही मिलता है। ठीक है ना, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, 10वें मंडल में मिलता है पुरुष सूक्त। ठीक है ना, तो पुरुष सूक्त आपके 10वें मंडल में मिल देखता है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र जो सावित्री देवी को डिनोट करता है। 9वें मंडल में ऋग्वेद के 9वें मंडल में वर्ण व्यवस्था है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में हमें मिलता है। वैदिक सिविलाइजेशन, जो वर्ण व्यवस्था वैदिक सिविलाइजेशन का पार्ट था, जो, ठीक है ना, आर्यन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। वैदिक सिविलाइजेशन एक ग्रामीण सभ्यता थी, और इस ग्रामीण सभ्यता में काऊ को सबसे पवित्र माना गया था। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में आपको मिलते हैं। अच्छा, ऋग्वेद के जो मंत्र उच्चारण थे, है ना, उन्हें कौन, उनको जो करता था, उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें कहा जाता था होत्र। ठीक है, होत्र। ठीक है, होत्र कहा जाता था किनके, ऋग्वेद के जो मंत्र उच्चारण करते थे। ठीक है ना, धीरे धीरे आगे भी चलते रहेंगे। ठीक है, इसी तरह भारत का सबसे प्राचीनतम अजैब घर कहाँ है। ठीक, तो अजैब घर मतलब आपका होता है म्यूजियम। ठीक है, सबसे प्राचीनतम, सबसे ओल्ड म्यूजियम कहाँ है, तो आपको मैंने बता दिया था, कोलकाता में है। ठीक है ना, कोलकाता में आपका सबसे ओल्डेस्ट म्यूजियम है,
और ये किस कब बना था, तो आप जाके हिस्ट्री का लेक्चर देखेंगे जिसमें मैंने आपको पूरी स्टोरी बनाई थी कि जो कोलकाता में जो सबसे ओल्डेस्ट म्यूजियम है वो कैसे बना था और किसके टाइम पे बना था। तो जो हिस्ट्री के लेक्चर्स हैं उसमें मैंने ये पूरा का पूरा कवर किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा डिटेल मिल जाएगी, नहीं तो यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है, पंजाब को कहा जाता है। और कौन-कौन सी 5 नदियाँ हैं, तो कौन-कौन सी रिवर थी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे सबसे पहली जो आपको याद रखनी है, इसको पंजाब क्यों कहा जाता है, कि पंजाब का मतलब 5 रिवरों का जो लैंड है, ठीक है ना। तो उसमें से आपको ध्यान रखना कि एक तो आपकी सतलज, ठीक है, सतलज आपको ध्यान रखनी है, सतलज रिवर, ठीक है। और थी व्यास, व्यास रिवर, ठीक है। और सतलज हो गया, व्यास हो गया, रावी हो गया आपकी, ठीक है, चेनाब, और आपकी पांचवी जो रिवर है उसका नाम है आपका झेलम, ठीक है। और झेलम, अब कई बार पूछा जाता है कि भाई ये 5 रिवर तो है, लेकिन अब इंडिया में कितनी, कौन कौन सी इंडिया में, क्योंकि आपको पता है 1947 में हमारा पार्टीशन हो गया था, ठीक है ना। और पार्टीशन के बाद हमारे पास इंडिया में सिर्फ कौन सी रिवर बहती है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सतलज, रावी और आपकी ब्यास। सतलज, ये जो शुरू की 3 रिवर हैं ये ही केवल इंडिया में बहती हैं, और बाकी जो आपकी 2 चेनाब और झेलम है ये इंडिया में नहीं बहती, मतलब पंजाब में नहीं बहती, ठीक है ना। तो सिर्फ इंडिया वाले पंजाब में अब 3 रिवर है, सतलज, व्यास और रावी, बाकी झेलम और चेनाब नहीं बहती है। तो आपका है ना एसआरबी, एसआरबी इंडिया में बहती है, सतलज, रावी और ब्यास, ठीक है। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट बारे में बात करते हैं, आपकी पूछा है कि मनुष्य के रक्त का लाल रंग किस हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। तो गाइस देखिए, जो आपका ब्लड है, ठीक है ना, ब्लड है, ठीक है, ब्लड में सबसे पहले अगर मैं चीज पूछूं कि उसका लाल रंग क्यों है, ठीक है, तो उसमें होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन, अब ये इरिथ्रोसाइट्स क्या होती है, इरिथ्रोसाइट्स का आरबीसी को बोलते हैं, ठीक है, आरबीसी का नाम है, आरबी अगर पूछी जाएगी आरबीसी का अलग और क्या नाम है, तो इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं आरबीसी को। तो इरिथ्रोसाइट्स ही या आरबीसी के कारण इसका लाल रंग होता है। तो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आरबीसी पाई जाती है। अब आपको और चीज क्या याद रखनी है, पहले ये क्या है, सबसे बड़ी मसल्स टिश्यू है, ठीक है। इसे हम कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, किसको, ब्लड को, क्योंकि ये आपकी पूरी बॉडी में क्या होता है, कनेक्ट होती है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ी, आपकी सबसे बड़ी टिश्यू कौन सी है, तो आप आंसर मारोगे ब्लड, ठीक है ना। सबसे बड़ी टिश्यू कौन सी है आपकी, ब्लड है। सबसे बड़ी मसल्स टिश्यू ब्लड है। इसमें हीमोग्लोबिन का लाल रंग जो है वो आरबीसी के कारण या फिर आयरन, हीमोग्लोबिन में क्या सा वो पाया जाता है, तो आयरन पाया जाता है, ठीक है। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट्स है, ठीक है। और आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपकी आरबीसी रहती है, ये अभी एग्जाम में पूछा भी गया था, कि जो आरबीसी है उसमें जो आयरन रहता है ना, वो आयरन की कौन सी फॉर्म रहती है, तो आपको याद रखना है Fe2+, ठीक है। Fe2+ आयरन की फॉर्म रहती है, ये अभी एफआरआई के एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। एफआरआई के एमटीएस में या फिर एफआरआई के टेक्निकल असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि आयरन में जो आरबीसी या ब्लड में हमारा जो आयरन की है उसकी प्रेजेंस कौन से मेटल की कौन सी फॉर्म है, तो आयरन की रहती है Fe2+ रहती है, जो एफआरआई के एमटीएस एग्जाम में पूछा गया है। और क्या पूछा जाता है आपसे कि जो ये आरबीसी है, जो आपकी रेड ब्लड सेल्स है, इसमें ध्यान रखना गाइस, आरबीसी में खुद का डीएनए नहीं होता है, खुद का डीएनए नहीं होता है। और खुद का डीएनए नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है, इस सेल का, रेड ब्लड सेल का खुद का डीएनए नहीं होता है, इस वजह से इसको डीएनए टेस्ट के लिए जब हम भेजते हैं तो आरबीसी का यूज नहीं होता है। ये भी अभी रिसेंटली क्वेश्चन में पूछा गया था, तो जिनको पता होगा कि आरबीसी का जो क्या होता है डीएनए नहीं होता है, तो वो डीएनए टेस्ट के लिए नहीं लिया जा सकता, और ये एफआरआई के साइड से टेक्निकल असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तीसरी चीज क्या बोलनी है कि जो आरबीसी होती है वो बनती कहाँ है,
ठीक है ना, ये पूछा जाता है। तो बनती कहाँ है ये, बोन मैरो में, ठीक है, बोन मैरो में बनती है। फिर आपसे पूछा जाता है कि ये फिर डेड कहाँ होती है, आरबीसी की खत्म कहाँ होती है। अगर मैं पूछूं इसे खत्म कहाँ किया जाता है, तो वो आपका क्या आता है, स्प्लीन में, ठीक है, स्प्लीन में, SPLEEN, स्प्लीन में इसको क्या कहता है, खत्म किया जाता है। आरबीसी खत्म कहाँ होती है, स्प्लीन में, बनती कहाँ है, बोन मैरो में। आरबीसी का खुद का डीएनए नहीं होता, इसलिए इसे डीएनए टेस्ट में नहीं लिया जा सकता। हीमोग्लोबिन के कारण इसका लाल रंग होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल पाया जाता है, तो आयरन पाया जाता है। कौन से आयरन के कौन से मेटल की फॉर्म पाई जाती है, तो Fe2+ पाई जाती है। और सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा जाए कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, तो ब्लड है। सबसे बड़ा टिश्यू कौन है, तो ब्लड है। और आरबीसी का दूसरा नाम क्या, इरिथ्रोसाइट्स है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है गाइस, ओके। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओके ना। तो ये चीजें पूछी जाती हैं। तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ ताकि आप लोग अपने कॉपी में नोट्स बनाते चलें और उनको ना रोज रिवाइज करते रहें, इससे आपके स्ट्रांग होकर। देखो जो ब्लड होता है आपका ना, ब्लड ब्लड में 3 चीजें बेसिकली पाई जाती हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ब्लड में बेसिकली, वैसे अगर मैं बात करूं तो 2 चीजें हम ध्यान में रखते हैं, ठीक है। एक होती है प्लाज्मा, प्लाज्मा, और दूसरा होती है आपकी ब्लड, ब्लड क्रॉप्स, ठीक है। तो जो प्लाज्मा होता है वो अप्रोक्सीमेटली 55% होता है, और जो आपका ब्लड कॉर्पस्कुलस होती है वो आपकी कितनी पाई जाती है, 45% पाई जाती है। ब्लड कॉर्पस में आपकी 3 चीजें होती हैं, एक होती है रेड ब्लड सेल्स, एक होती है व्हाइट ब्लड सेल्स, और आपकी एक होती है प्लेटलेट्स, ठीक है ना, ठीक है। जो मलेरिया होता है वो अटैक कहाँ करता है, आपका आरबीसी में। तो अगर आपसे पूछा जाए तो मलेरिया कहाँ कर जाता है, तो हम हमारी भले प्लेटलेट्स कम होती हैं, लेकिन जो मलेरिया हो जाता है वो क्या खा जाता है, हमारी आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है ना। तो मलेरिया किस पे खाता है, कई बार आप प्लेटलेट्स ना मार दें वहां पे जाके, आरबीसी को खत्म कर देता है, ठीक है ना, हमारी आरबीसी को खत्म कर देता है। और आरबीसी की 2 क्या होती है शेप, अगर आपसे पूछा जाता है थोड़ा सा डेप्थ में क्वेश्चन है कि अगर शेप क्या होती है आरबीसी की, तो 2 आरबीसी की शेप होती है, ठीक है। सॉरी, कैसी शेप होगी इसकी, डिवो इसकी जो शेप होती है वो होती है आपकी बाइकॉनकेव शेप, बाइकॉनकेव शेप होती है, ठीक है ना, ये एग्जाम में पूछाता है। और मैंने दूसरा बोला इसमें नो न्यूक्लियस, खुद का मतलब खुद का डीएनए, न्यूक्लियस नहीं होता तो खुद का डीएनए नहीं होता, ठीक है ना, खुद का डीएनए नहीं होगा अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं गाइस मुझे नहीं पता, थोड़ा सा आप लोग इसकी वो कर लेना, ठीक है ना। नो न्यूक्लियस मतलब इसमें न्यूक्लियस, खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है, और ये इसमें अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो खुद का डीएनए नहीं होगा। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, एक कैमल, एक होता है कैमल और दूसरा कैमल एंड लैम, है ना, जो भेड़ वगैरह रहते हैं तो उनमें क्या होता है, आरबीसी, उनके आरबीसी में क्या रहता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना, दिस इज द एक्सेप्शन। बाकी जो जहाँ पे भी आरबीसी, जिनका भी खून लाल होगा आरबीसी में, उनमें क्या होगा, मतलब उनका जो सेल रहता है, जो आरबीसी सेल रहता है, रेड ब्लड सेल रहता है, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन एक ऊंट और एक बकरी, मेमने वगैरह जो भेड़ वगैरह रहते हैं, बकरी रहती है ना, उनमें क्या होगा, आरबीसी के में न्यूक्लियस रहेगा, और न्यूक्लियस रहेगा तो डीएनए रहेगा, ठीक है। बाकी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, और आरबीसी जो हमने पढ़ लिया है वो ये है, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप, ओके। और और क्या पूछा जाता है, कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो ये जहाँ खत्म होती है ना, तो ये पूछा था ग्रेव यार्ड, मतलब जहाँ पे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, मतलब जहां आरबीसी को दफनाया जाता है या मर जाती है तो उसे ग्रेवयार्ड बोलते हैं ना। तो वो कहाँ किसको बोलते हैं, वो भी स्प्लीन को ही बोलते हैं। इस चीज को ध्यान रखना, कई बार दूसरे तरीकों से पूछा जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक 1934 में किसने लिखी थी, तो सर वेश्वर राय ने लिखी थी, ठीक है। सर वेश्वर राय ने इसको लिखी थी, प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक 1934 में। तो बस इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, तो ये किताब का नाम आप याद रखेंगे, प्लानिंग फॉर द इंडिया। प्लानिंग फॉर इंडिया जो बुक है वो 1934 में किसने लिखी थी, सर वेश्वर राय ने लिखी थी। इसमें ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है, सीधे चलते हैं आगे, ठीक है। महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में है, तो महाकालेश्वर का जो टेम्पल है आपका, है ना, महाकालेश्वर को जो टेम्पल है वो कहाँ है आपका, तो वो है आपका उज्जैन में, ठीक है गाइस।
उज्जैन में। अब उज्जैन से मुझे एक चीज याद आती है, क्या याद आती है? कुंभ मेला। ठीक है, कुंभ मेला। ठीक है, ठीक है ना। तो कुंभ मेला की याद आती है मुझे उज्जैन का नाम पढ़ के। अब उज्जैन का नाम पढ़ के मुझे पता चला कि जो कुंभ मेला, तो कई बार पूछा जाता है चार कौन कौन सी जगह है जहाँ कुंभ मेला होता है। तो पहला आपका आंसर है हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार में कुंभ मेला होता है आपका। दूसरा कहाँ होता है? नासिक। नासिक में आपका कुंभ मेला होता है। फिर तीसरा कहाँ होता है? इलाहाबाद, है ना। और जो चौथा है वो है उज्जैन। इनमें क्या होता है गाइस, हर 12 वर्ष में, आफ्टर एवरी 12 ईयर्स, ठीक है, आपका कुंभ मेला होता है। अब कुंभ मेला से दूसरी जानकारी क्या है? 2019 में आपके यूनेस्को ने क्या किया है? अनटेंजिबल अनटेंजिबल साइट घोषित किया है। किसको? कुंभ मेला को। अनटेंजिबल मतलब जिसे छू नहीं सकते, जिसे जिसे छू नहीं सकते, छू नहीं सकते। ठीक है, तो वो अनटेंजिबल, उसका इंग्लिश में जो हिंदी का मीनिंग बताऊं, जिसे छू नहीं सकते। तो यूनेस्को ने 2019 में कुंभ मेला को अनटेंजिबल साइट घोषित किया था। ठीक है ना। और कुंभ मेला कौन चार जगह में होते हैं? हरिद्वार में होता है, नासिक में होता है, इलाहाबाद में होता है और उज्जैन में होता है। इस बारे में आपको ध्यान होना है। ठीक है ना। एक अर्ध कुंभ भी होता है जो हर 6 साल में होता है, और कुंभ मेला जो आपको होता है हर 12 साल में होता है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ओके, आगे बाद में और डिस्कस करेंगे जब धीरे धीरे करके। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस आधुनिक, ठीक है, किस आधुनिक भारत की संज्ञा दी थी? किन्हें आदि मॉडर्न टेम्पल ऑफ इंडिया किसे कहा था इसने? इन्होंने कहा था जो आपके हाइड्रो प्रोजेक्ट है ना, बड़े भारत के बड़े बांधों को, जो हाइड्रो प्रोजेक्ट थे, ठीक है ना, भारत के जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स थे, ठीक है, उनको कहा था, मतलब जो बांध वगैरह थे, बांधों को इन्होंने कहा था कि यही भारत का क्या है? मॉडर्न टेम्पल है, यही भारत को क्या करेंगे? विकासशील, विकसित करेंगे। ठीक है ना। तो इन्होंने कहा था मॉडर्न टेम्पल ऑफ इंडिया। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, जेएल नेहरू ने कहा था इनको। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है, गुरु गोविंद सिंह जी जो है वो 10वें गुरु थे, और इनका जन्म कहाँ हुआ है? पटना में हुआ है। सबसे पहली चीज, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ है? आपका पटना में हुआ है। कब हुआ है? तो आपको याद रखना है 22 दिसंबर, ठीक है, 1666 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ है? पटना में हुआ है। ये इनके 10वें गुरु थे, है ना। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या रखनी है, कि गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्या? मिलिट्री। ठीक है, मिलिट्री उनकी क्या कहती है ना, पंथ की स्थापना थी, खालसा पंथ। ठीक है, तो 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये पूछा था कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। कब की थी? 1699 में की थी। ठीक है ना, ईयर भी याद रखना है। और किसने की थी खालसा पंथ की? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। इनका जन्म कहाँ हुआ? पटना में हुआ। कब हुआ? 22 दिसंबर 1666 में हुआ था। ठीक है, अब आपसे पूछा था पहली बार गुरु नानक जी, गुरु नानक जी, ठीक है, गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ? पाकिस्तान के, ठीक है, पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था। ठीक है, तलवंडी, ठीक है, तलवंडी में, पाकिस्तान के तलवंडी, वहां पे गुरु नानक जी का हुआ था। ठीक है, और गुरु नानक जी का जन्म कहाँ था? पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम कालू मेहता था। कालू मेहता, ठीक है, कालू मेहता इनके पिताजी का नाम क्या, और इनकी माता जी का नाम क्या था? तो तृप्ता देवी। ठीक है, इनकी माता का नाम था तृप्ता, तृप्ता देवी इनकी माता जी का नाम था। और तो गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था। कब हुआ था? 1469 में। ठीक है, 1469 में हुआ था। और इन वहीं पे हमें इसे बोलते हैं नानका साहिब। ठीक है, नाना काना, नाना काना साहिब भी उसी जगह को बोला जाता है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1469 में था, जो अब पाकिस्तान के तलवंडी में है। ठीक है, इनके पिताजी का नाम कालू मेहता था, माता का नाम तृप्ता देवी था। और गुरु नानक जी
का जन्म 1469 में था। वहीं गुरु गोविंद सिंह जो इनके 10वें सिख गुरु थे, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में, जो कि इनकी एक क्या थी, मिलिट्री ग्रुप था, ठीक है ना। और ये इनका जन्म पटना में हुआ था 22 दिसंबर 1666 में। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और गुरु नानक जी के उत्तराधिकारी, ठीक है, इनके उत्तराधिकारी कौन बने थे, तो ये भी याद रख लो, ठीक है। तो इनके जो उत्तराधिकारी जो बने थे उनका नाम था गुरु अंगद, गुरु अंगद जी, ठीक है। गुरु अंगद जी कौन बने थे आपके उत्तराधिकारी बने थे, किसके, गुरु नानक जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान, ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को क्या नाम दिया है, दैट इज भारत इंडिया, ठीक है। भारत इंडिया हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उनमें भारत को जो नाम दिया है वो क्या दिया गया, भारत इंडिया दिया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, हमारे प्रिविल में। ओके गाइज, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह है 15वां क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में दे रखा है भारत के किस प्रधानमंत्री को संसद का सामना नहीं करना पड़ा था, तो वो आपके क्या है, चौधरी चरण सिंह है, ठीक है। इन चौधरी चरण सिंह है और इनकी समाधि कहाँ है, किसान घाट पे, ठीक है। ये किसान नेता भी बोले जाते थे, बहुत ज्यादा फेमस, ठीक है। तो ये संसद का सामना क्यों नहीं कर पाए थे, तो वो भी ध्यान रखना है। इसमें क्या हुआ था गाइज, इनका जो सेशन चला था, ठीक है, वो इनका जब ये हमारे पीएम सिलेक्ट हुए थे तो 1979 में क्या बने थे, आपके पीएम बने थे। एग्जैक्ट शायद से जुलाई 1990, मुझे डेट याद नहीं है कि डेट एग्जैक्ट डेट क्या है, पर जुलाई के महीने में बने थे 1979 में। डेट एकदम शायद पूछेगा भी नहीं आपसे एग्जाम में, पर आप क्या रखना, 1979 में बने थे। और जनवरी 1980 में, ठीक है, जनवरी 1980 में क्या हो गए थे इनका, ठीक है। तो इनका टेनर जो 9 जनवरी 1980 में हुआ क्या था गाइस, मैं बता देता हूँ कि जब ये आपके पीएम हुए थे, पीएम बने थे, इनकी गवर्नमेंट जब आई थी, तो आपकी जुलाई में क्या हुआ था, मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी सुना देता हूँ। जुलाई 1979 में क्या हुआ था, ये पीएम चुने गए थे और ठीक उसके 23 डेज में, 23 दिन के बाद जो इंदिरा गांधी जी थी, इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, अपना सपोर्ट वापस ले लिया था, ठीक है। सपोर्ट क्या कहते थे, हटा दिया था, अपना सपोर्ट ले लिया था, जिससे जो चौधरी चरण सिंह की जो गवर्नमेंट थी वो क्या हो गई, गिर गई, ठीक है। तो याद रख लेना, तो कितने दिन याद रखना, तो इनको तब तक जब तक चुनाव नहीं तब तक इनको माना जाता है, इनके टेनर उसमें, तो 23 डेज, 23 डेज तक चली थी। जुलाई 1979 में ये रहे थे और जुलाई अगस्त 23 दिन में करेंगे। तो अगस्त 79 में क्या किया था, इंदिरा गांधी ने अपना सपोर्ट खींच लिया था और अपनी मेजोरिटी ना दिखाने के बाद, जब मेजोरिटी नहीं दिखाएंगे तो आपको पता है कि क्या होता है, बाकी वो हम डिस्कस करेंगे बाद में जब हम पॉलिटी वगैरह पढ़ेंगे। तो मेजोरिटी शो नहीं कर पाए, मेजोरिटी शो नहीं पाए तो उनकी सरकार गिर गई। तो कारण यही था कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री जो संसद का सामना नहीं कर पाए, चौधरी चरण सिंह, क्योंकि जुलाई 1970 में बने थे, उसके 23 दिन बाद इंदिरा गांधी ने अपना सपोर्ट ले लिया था, जिससे उनकी सरकार गिर गई थी क्योंकि मेजोरिटी को शो नहीं कर पाए थे, ठीक है ना। तो यह आपका ध्यान रखना है, ठीक है ना। 23 कब बने थे और क्यों, कौन से ऐसे प्रधानमंत्री जो संसद का सामना नहीं कर पाए, तो चौधरी चरण सिंह, और मैंने बता दिया आपका रीजन क्या था। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, जो हमारे पहले पहले वाइस प्रेसिडेंट भी यही बने थे। और इन्हीं के बर्थडे में आप 5 सितंबर को क्या बनाते हो, टीचर्स डे बनाते हो, ठीक है ना। टीचर्स डे बनाता है 5 सितंबर को, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। अब गाइज आपको पता होना चाहिए पहली चीज, आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 हमारा किससे रिलेटेड है, तो राज्यसभा से रिलेटेड हमारा आर्टिकल है, ठीक है। कौन कौन सा आर्टिकल कहता है कि इंडिया के पास एक राज्यसभा है, तो वो कहता है आर्टिकल 80, ठीक है। तो और फिर थोड़ा सा चलो ये भी देख लेते हैं, आर्टिकल 81 क्या कहता है। आर्टिकल 81 जो है वो लोकसभा से रिलेटेड है, और वहीं आर्टिकल 80 राज्यसभा से रिलेटेड है। अब राज्यसभा का जो क्या होगा, सभापति होगा, सभापति जो होगा, या चेयरमैन इंग्लिश में बोलूं, चेयरमैन होगा, वो कौन होगा, हमारा वाइस प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा। ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है ना भाई, देखो बताओ कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, तो वो लिखा गया है आपका आर्टिकल 64 में, ध्यान रखोगे तो आर्टिकल, ठीक है। तो आर्टिकल 64,
आर्टिकल 64 कहता है कि भारत का जो राज्यसभा है उसका जो सभापति रहेगा वो हमारा उपराष्ट्रपति रहेगा। ये कहता है आर्टिकल 64। आर्टिकल 63 क्या कहता है ये भी आप ध्यान रख लो कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है ना, तो मतलब भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो यहाँ पे से कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो कहता है आर्टिकल 63, और आर्टिकल 64 कहता है कि जो राज्यसभा है उसका जो चेयरमैन होगा या सभापति होगा वो हमारा उपराष्ट्रपति होगा। ये आर्टिकल 64 कहता है। और भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा ये कहता है आर्टिकल 63। यहाँ पे पोस्ट के बारे में बताता है और यहाँ पे उसके काम के बारे में बताता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और आर्टिकल 80 जो है वो राज्यसभा के बारे में बताता है। आर्टिकल 81 लोकसभा के बारे में बताता है। ओके ना गाइस, तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है सारे। तो आपके क्वेश्चंस हो चुके हैं। होप सो आपको बहुत सारा सीखने के लिए मिला होगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मिलेंगे। और आपके मुझे लगता है इन 15 क्वेश्चन में हमने नहीं करे होंगे तो 50-60 क्वेश्चन किए होंगे, और आधा घंटा आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल रहा होगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी से आप लोग हमारे साथ जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सके। ओके गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।